हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम फैक्टर यानी कि गुणनखंड से संबंधित जो चैलेंजिंग क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें बोला है एक संख्या a में 9 गुणनखंड है तो 2a के कितने गुणनखंड हो सकते हैं। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और ऑप्शन देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो हमारा क्वेश्चन है ये आसान तो नहीं है। और पहले ही आपको हम बता चुके हैं कि जो हमारा ये क्वेश्चन है ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को बताने में थोड़ा टाइम लग सकता है। आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा क्योंकि आपको समझाना भी होता है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा और उसके बाद ये क्वेश्चन या फिर इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको आप बहुत कम समय में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन को अब हम देख लेते हैं। अगर यहाँ पे शुरू में हम देखें तो ये बोला है कि एक संख्या ए में 9 गुणनखंड है। अब आधे क्वेश्चन पर भी केवल आप फोकस कीजिए कि एक संख्या है जिसके 9 गुणनखंड है। अब यहाँ पर कौन कौन सी स्थितियाँ संभव है, तो यहाँ पर ए लिख देते हैं और इसके गुणनखंडों को यहाँ पर हम बगल में लिख देते हैं इम्प्लाइज के चिन्ह द्वारा कि इसके जो कुल गुणनखंडों की संख्या है ये 9 है। अब अगर इसके कुल गुणनखंडों की संख्या 9 है तो यहाँ पर कौन कौन सी स्थितियाँ संभव है, इसको यहाँ पर एक डायग्राम के द्वारा आपको हम बता देते हैं जिससे कि आप आसानी से समझ जाओ। डायग्राम रहेगा तो समझने में थोड़ा आसानी होगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हो गया हमारा, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर हम 9 का अभाज्य गुणनखंड निकालें, या वैसे आप बोलिए कि अगर 9 का हम गुणनखंड निकालें, अभाज्य गुणनखंड नहीं बोलेंगे, यहाँ गुणनखंड निकालें तो यहाँ पर कौन कौन सी स्थितियाँ संभव होंगी। पहली स्थिति हो सकती है हमारी कि यहाँ पर 9 इंटू इसका जो वैल्यू मिले हमको ये मिल जाए 9 इंटू 1 मिले, पहला ये होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 9 इंटू 1 मिल सकता है। दूसरी जो स्थिति होगी ये मिल सकता है हमको 3 इंटू 3 मिल सकता है। इसके अलावा 9 का और कोई गुणनखंड नहीं हो सकता। पहला 9 इंटू 1 या फिर 1 इंटू 9 बोलें और दूसरा 3 इंटू 3। अब अगर इसको हम किसी प्रतीक के रूप में लिखें कि इसके जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें कि उसकी कुल गुणनखंडों की संख्या हमको 9 मिल जाए, तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a के पावर 8 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर a के पावर 8 लिखा हुआ है तो इसके गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं आपको मालूम ही है। यहाँ हो जाएगा हमारा 8 + 1 और 8 + 1 जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9 मिल जाएगा, यानी कि गुणनखंडों की संख्या 9 हो गई। तरीका आपको मालूम ही है, आप शुरू में आप पढ़ ही चुके हो शेष दोनों पार्टों में। अब यहाँ पे 3 इंटू 3 है, ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि 2, ये जो a था इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 अलग अलग अभाज्य संख्याएं हमको मिली हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर a के पावर 2 और इंटू b के पावर 2 हो जाएगा। अब इस स्थिति में भी इसके कुल गुणनखंडों की संख्या 9 होगी। सॉल्व करके आप देख सकते हो, यहाँ पर a के पावर 2 है तो ये 2 + 1 हो जाएगा और इंटू b के पावर 2 है तो ये भी हो जाएगा 2 + 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 + 1 3 इंटू 2 + 1 3, यानी कि यहाँ पर भी गुणनखंडों की संख्या हमको 9 मिल गई। तो यहाँ पर यही दोनों केवल हमारे केस हो सकते हैं, इसके अलावा कोई तीसरी स्थिति नहीं होगी। अब यहाँ पर आधे क्वेश्चन पे शेष ध्यान दीजिएगा। जो हमारे क्वेश्चन में बोला है कि बोला था इसमें कि यदि संख्या a में 9 गुणनखंड है तो 2a के कितने गुणनखंड हो सकते हैं। अब यहाँ अगर हम 2a की बात करें तो फिर से एक डायग्राम बनाते हैं जिससे कि आप आसानी से समझ जाओ। यहाँ 2a लिख देते हैं, डायग्राम बना लेते हैं इसका भी। तो यहाँ पर एक लाइन खींच लीजिए जैसे उसमें खींचे हैं, यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन सी स्थितियाँ संभव हैं। तो पहले यहाँ पे जो दोनों स्थितियां थी उसको हम लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 9 इंटू 1 मिला था हमको, या इसको छोड़िए केवल आप a के पावर 8 पर फोकस कीजिए, क्योंकि ये तो 9 इंटू 1 गुणनखंड समझाने के लिए लिखे हुए थे। तो यहाँ पर a था, जब ये कि यहाँ पर a अभाज्य संख्या हो उस स्थिति में यहाँ पर इसको a के पावर 8 लिखा गया। जब a था तो a के पावर 8 हुआ और जब 2a होगा तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ये लिख देते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा 2 और उसके बाद a के पावर 8 हो जाएगा। उसके बाद दूसरी स्थिति यहाँ पर हमको मालूम ही है, ये हो जाएगी हमारी दूसरी स्थिति 2 इंटू इसका गुणा हो जाएगा 2 इंटू a के पावर a के पावर 2 है तो a के पावर 2 हो गया और इंटू b के पावर
2 है तो b के पावर 2 लिख दिए। अब ऐसा मत समझिए कि यहाँ पर तुरंत अभाज्य गुणनखंड हम लिख दिए। अभी देखिए यहाँ पर कौन कौन सी स्थितियाँ और संभव है। अभी क्वेश्चन हमारा यहाँ समाप्त नहीं हुआ है। अब आप पहली स्थिति पे फोकस कीजिए। पहली स्थिति को भी देखें तो यहाँ पर हमारे 2 केस होंगे। कौन कौन से केस होंगे यहाँ पर, इसको हम समझ लेते हैं। पहला केस हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा और उसके बाद दूसरा केस क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2a के पावर 8 है। अब 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि a यहाँ पर अगर अभाज्य संख्या हो, तो अगर ये अभाज्य संख्या है तो उस स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर ये हो सकता है हमारा 2 के पावर, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 1 मानेंगे हम, और उसके बाद इनटू ये हो गया हमारा a के पावर 8 है तो a के पावर 8 रहने देते हैं, क्योंकि ये जब अभाज्य संख्या मान लेते हैं। अब फिर आगे क्या होगा, अच्छा एक बात और ध्यान देना, जो अभाज्य संख्या ये माने हैं, ये मान लेते हैं अब अभाज्य संख्या सम भी हो सकती है और विषम भी हो सकती है। और अगर हम सम अभाज्य संख्या की बात करें तो जो सम अभाज्य संख्या होती है वो केवल 2 है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि अगर यहाँ पर जो a है इसको अगर हम क्या मान ले, इसको अगर हम 2 मान लेते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा, ये 2 के पावर 8 हो जाएगा। और 2 के पावर 8 हो गया तो इसको सॉल्व करने पर हमको मिल जाएगा 2 के पावर 9 मिल जाएगा। और अगर 2 के पावर 9 मिल जाता है तो उस स्थिति में इसके जो कुल गुणनखंडों की संख्या होगी वो हो जाएगी हमारी यहाँ पर 9 और एक जोड़ देंगे यहाँ पर तो 9 + 1, यानी कि कुल गुणनखंडों की जो संख्या मिलेगी वो 10 हो जाएगी। अब यहाँ पर तो पहला ये हो गया कि कुल गुणनखंडों की जो संख्या मिली वो हमें 10 मिल गई। ये पहला केस हो गया हमारा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आगे देख लेते हैं दूसरी स्थिति में। अब अगर हम दूसरी स्थिति की बात करें तो यहाँ पर a कोई विषम अभाज्य संख्या हो, तो जब ये विषम अभाज्य संख्या होगी तो उस स्थिति में यहाँ पर हो जाएगा 2 के पावर 1 और उसके बाद a के पावर 8 है तो इसको भी ऐसे में रहने देते हैं। अब ये कोई इसके अलावा कोई अन्य अभाज्य संख्या मान लेते हैं कि 2 के अलावा कोई अन्य अभाज्य संख्या, तो उस स्थिति में अब क्या होगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, इसको अगर हम निकालें तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 2 के पावर 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1 और उसके बाद इनटू a के पावर 8 है तो ये हो जाएगा 8 + 1 हो जाएगा। इसको आगे अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा हमको 1 + 1 यानी कि ये 2 हो जाएगा और 8 + 1 ये 9 हो जाएगा। फिर 2 का गुणा 9 में करेंगे तो यहाँ से हमको 18 मिल जाएगा। यानी कि इस स्थिति में जो इसके कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी ये हमारी, यानी कि इसके कुल गुणनखंडों की जो संख्या होगी ये 18 हो जाएगी। ये हमारा पहली स्थिति की दोनों स्थितियां हो गई। अब यहाँ पर ये पहला केस तो समाप्त हुआ, दूसरे केस को हम देख लेते हैं इसी टाइप से। अब दूसरे केस में यहाँ पर भी 2 स्थितियां संभव है, इसको भी यहाँ पर हम डायग्राम बनाकर समझा दे रहे हैं। अब यहाँ से फिर देखिएगा एक डायग्राम और बनाते हैं जिससे कि आप आसानी से इसको समझ जाओ। अब यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर फिर कौन कौन सी स्थितियाँ हो सकती हैं, जैसे भी यहाँ पर बोला गया कि एक को हम एक बार सम मान सकते हैं, एक बार विषम मान सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना फिर दोबारा, जैसे कि ये केस तो हम लिख लेते हैं कि ये 2 हो गया, 2 को लिख लिए और उसके बाद फिर क्या हुआ कि यहाँ पर a के पावर 2 था और इनटू b के पावर 2 है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर ये जो हमारा a था ये अगर सम यहाँ पर मान लेते हैं कि जो ये 2 है, अगर इसको हम 2 मान लेते हैं या फिर b को आप मान सकते हो, क्योंकि दोनों का घात समान है तो आप a को मानो या फिर b को मानो। अगर यहाँ पर इसको हम 2 मान लेते हैं यानी कि 2 के पावर 2 मान लेते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा यहाँ पर, अब यहाँ पर 2 के पावर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो यहाँ से जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, इसको 2 माने हैं तो ये हो जाएगा 2 के पावर 3 और इंटू b² हो जाएगा। फिर अगर इसके अभाज्य गुणनखंडों की हम संख्या निकालें तो इसके अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या होगी, चलिए यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसके जो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी ये 3 + 1, यहाँ पर 3 है तो ये हो जाएगा हमारा 3 + 1 और इंटू b के पावर 2 है तो ये हो जाएगा 2 + 1। और अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 3 + 1 4 होगा और 2 + 1 ये 3 हो जाएगा। फिर 4 का गुणा 3 में जब हम करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमको 12 मिल जाएगा। यानी कि पहले केस में जो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमको मिली वो
12 मिली। इसको अब हम लिख देते हैं, ये दूसरे केस की पहली स्थिति है। अब आगे अगर हम देखें यहाँ पर जो दूसरा केस होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आगे हम मान लेते हैं, संख्या के लिख देते हैं, ये हमारी 2a² और उसके बाद b²। अच्छा, एक केस और आप ले सकते थे कि यहाँ पर आप सबको जो a² हो या फिर b² हो, सबको आप 2 मान लो। तो यहाँ पर 2 जब हम मानेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 2 के पावर, यहाँ पर पहले से 1 है, फिर ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ से आप भी लिख सकते हो 2 और 2 4 और यहाँ पर 1, ये 5 होगा। फिर इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यहाँ पर 6 हो जाएगी। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है तो इसको हम नहीं मानने। अब यहाँ पर फिर बात करते हैं कि मान लेते हैं सब अलग अलग अभाज्य संख्याएं हों। अगर ये सब अलग अलग अभाज्य संख्याएं हैं तो उस स्थिति में क्या होगा कि इसके जो कुल गुणनखंडों की संख्या होगी वो हो जाएगी हमारी, यहाँ पर 2 के पावर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा, जब अलग अलग अभाज्य संख्या है तो ये हो जाएगा 1 + 1, उसके बाद a के पावर 2 है तो ये हो जाएगा 2 + 1, और उसके बाद b के पावर 2 है तो ये भी हो जाएगा 2 + 1 हो जाएगा। आगे अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 + 1 2, और ये 3 का गुणा 3 में होगा 9, और 9 का गुणा 2 में हुआ, ये 18 हमको मिल गया। अब यहाँ पर जो कुल गुणनखंडों की संख्या हमको मिली वो 18 मिल गई। अब आप इन चारों केसों को ध्यान दीजिए, यानी कि जो चारों स्थितियों में हमें कुल गुणनखंडों की संख्या प्राप्त हुई है। पहले केस यहाँ पर 10 प्राप्त हुआ, 18 प्राप्त हुआ, उसके बाद 18 यानी कि 18 प्राप्त हुआ, फिर 12 और उसके बाद फिर 18। अब यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो अगर पहले ऑप्शन को देखें तो ये 12 है, 15 है, 18 है, 15 नहीं प्राप्त हुआ, तो ये तो हमारा यहाँ पर ये गलत ही हो गया। जो पहला ऑप्शन है ये गलत हो गया। अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें तो ये है, ये 12 है, 16 है और 18 है। अब यहाँ पे देखें 12 ये तो प्राप्त हुआ, 16 ये नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए जो ऑप्शन नंबर बी है ये भी गलत हो गया। अगर तीसरे ऑप्शन को देखें तो ये 10, उसके बाद 12 और 18 तीनों प्राप्त हुए हैं, यानी कि जो ये हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है ये राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है ये राइट आंसर होगा। बाकी अगर आप डी को देखें तो यहाँ 15 प्राप्त हुआ, जो कि हमारे यहाँ पर नहीं मिला हमको, इसलिए ये भी गलत ही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। अगला क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बोला है 216 में किस सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा किया जाना चाहिए ताकि गुणनफल में कारकों की संख्या विषम हो। कारकों की संख्या का मतलब ये हुआ कि इसके गुणनफल में यानी कि इसके कुल गुणनखंडों की संख्या विषम हो जाए। अब यहाँ पर इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि देख लेते हैं 216 में गुणनखंडों की संख्या कितनी है, यानी कि ये सम है या फिर विषम है। यहाँ पर सबसे पहले हम निकाल लेंगे। वैसे यहाँ बोला है गुणा करने के लिए तब विषम हो तो जाहिर सी बात है सम ही होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 216 के अभाज्य गुणनखंड की तो ये 6 का घन होता है, तो यहाँ पर 6 का क्यूब लिख लेंगे। फिर आगे अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये मिल जाएगा हमको, इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा 2 के पावर 3 और इंटू ये 3 के पावर 3 हो जाएगा इसको जब सॉल्व करोगे। अब यहाँ पर ये तो हो गया। अगर इसके हम गुणनखंडों की बात करें कि इसके कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो इसके गुणनखंडों की जो संख्या होगी यहीं पर लिख देते हैं। ये 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3 है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 3 + 1 और इंटू फिर ये हो जाएगा 3 + 1। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 4 ये मिल जाएगा हमको 16। तो यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या 16 होगा। अब हमें बताना है कि इनमें से किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा कर दें कि इसके गुणनखंडों की संख्या विषम हो जाए। 4 ऑप्शन हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, इनको हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। अगर यहाँ पर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, जो हमारा पहला ऑप्शन है ए को हम लेते हैं, तो अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 4 का गुणा करेंगे तो 8 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, तो संख्या हमारी 216 दी हुई थी। इसमें अगर हम 8 का गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर अगर आप गुणनफल पे ध्यान देंगे तो इसका जो गुणनफल हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करेंगे। अभी देखें कि 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3 मिला है, तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये मिल जाएगा 2 के पावर पहले 3 इंटू
3 के पावर 3 था ही। उसके बाद अगर हम यहाँ पर 8 की बात करें तो 8 का जो वैल्यू होगा वो 2 के पावर 3 होगा, यानी कि यहाँ से मिल जाएगा हमको 2 के पावर ये 6 मिल जाएगा और इंटू 3 के पावर 3 मिल जाएगा। अब यहाँ गुणनखंडों की संख्या हम नहीं निकाल रहे, वैसे आप देख सकते हो कि गुणनखंडों की यहाँ पे जो संख्या मिलेगी हमको वो यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे तो 6 + 1 यानी कि 7 हो जाएगा और ये 3 + 1 4 हो जाएगा। और यहाँ पर 7 का गुणा जब 4 में करेंगे तो यहाँ पर 28 मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर 7 और 4 यहाँ पर 28 मिलेगा, जो कि एक सम संख्या है। तो ये भी नहीं सही है हमारा, यानी कि जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है ये गलत है हमारा, ये तो सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अगर यहाँ पर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें, दूसरा ऑप्शन बी यहाँ पर दिया हुआ है, अगर इसकी बात करें तो ये देख लेते हैं कि ये सही है फिर गलत है। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 216 में जब 4 का गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा, हमें मिल जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड। आप निकालोगे 4 को लिख सकते हो कि 2 के पावर 2, फिर यहाँ पर 216 का यहाँ आप किए ही हो, देखेंगे तो 2 के पावर 3 मिला था, तो ये 2 के पावर को मिला के ये हो जाएगा 5 और इंटू 3 के पावर 3 होगा। अब यहाँ पर भी देखेंगे जब आप इसके कुल गुणनखंडों की संख्या निकालोगे तो ये होगा 5 + 1 6 और 3 + 1 4, यानी कि 6 का गुणा जब यहाँ पे 4 में होगा तो 6 का गुणा 4 में होगा, ये हो जाएगा 24 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी था। यहाँ पर भी गुणनखंडों की संख्या सम मिले तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर तीसरे ऑप्शन की हम बात करें, जो हमारा तीसरा ऑप्शन होगा, देख लेते हैं तीसरा चौथा ये दोनों बचे हुए हैं, इन्हीं में से कोई एक सही होगा। अब यहाँ पर अगर हम तीसरे ऑप्शन की बात करें, सी की बात करें, तो इसके लिए लिख सकते हैं तीसरे ऑप्शन के लिए ये हो जाएगा हमारा 216 और इंटू 6 है, 6 हो गया। अब यहाँ पर इसको भी आप सॉल्व किए ही हो, 216 का मिला था हमको 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3 और 6 का करेंगे तो 2 इंटू 3 होगा। अब यहाँ अगर देखें तो यहाँ कुछ नहीं है, पावर 1 1 मानेंगे, सॉल्व करोगे तो 2 के पावर ये हो जाएगा हमारा 4 और इंटू 3 के पावर ये भी हो जाएगा 4। अब यहाँ पर अगर इसके कुल गुणनखंडों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर जो कुल गुणनखंडों की संख्या होगी ये 4 + 1 यानी कि ये 5 और इंटू 4 + 1 ये भी 5 हो जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई अगर हम 5 में करेंगे तो यहाँ से 25 मिलेगा, जो कि एक विषम संख्या है। हमारे क्वेश्चन में पूछा था कि इनमें से किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा कर दें कि गुणनखंडों की संख्या विषम हो। तो यहाँ पर देखिए जब हम सी वाला लिए यानी कि 6 लिए तो हमें गुणनखंडों की संख्या विषम मिली, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये राइट आंसर होगा। आप ऐसे डी को चेक कर सकते हो, फिर आप नहीं कर देना, चलिए कितना टाइम लगेगा कर ही देते हैं। मान लीजिए अगर हम डी को करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 216 लिख देंगे और इंटू ये 12 लिख देंगे, हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करते हो, अभी यहाँ इसको सॉल्व किए हो और इसको हम लिख लेंगे, चलिए लिख देते हैं एक बार 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3, और जब 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये मिल जाएगा हमको 2 के पावर 3 2 के पावर 2 मिलेगा, और उसके बाद 2 के पावर 2 हो गया और इंटू 3 मिल जाएगा। फिर आगे इसको देखेंगे तो ये 2 के पावर हो जाएगा 5 और इंटू 3 के पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ इसके कुल गुणनखंडों की जब आप संख्या निकालोगे तो यहाँ 5 + 1 6 और 4 और +1 ये 5 हो जाएगा, 6 का गुणा 5 में होगा, ये 30 मिलेगा हमको, 30 मिलेगा, जो कि एक सम संख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी भी है ये भी गलत होगा। तो यहाँ से इस प्रकार आपने देखा कि जो ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा राइट आंसर है। अब इससे आगे के जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, तो उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे।